तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल आप लोगों का विज्ञान का पेपर है। बहुत अच्छे से तैयारी करा रहा हूं आप लोगों को और बहुत सारी चीज़ें तैयार करा चुका हूं 70 में 70। आज की वीडियो जो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के बहुविकल्पीय प्रश्न ये कहीं मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। कम से कम 50-60 क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। बस आप रिवाइज करके चले जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसेगा। इससे बाहर तो बहुविकल्पीय जाने ही वाला नहीं है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, लेकिन हाँ, हमने इस वीडियो पर टारगेट रखा भाई 5000 लाइक का। ठीक है, तो देखिए एक प्यारा सा बस लाइक का बटन टिप कर और इसके बाद वीडियो देखना प्रारंभ कर दीजिए। और हो सके अगर किसी दूसरे का भला करना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, तो भाई शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही आप लोगों को। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है Fe2O3 प्लस 2Al मिलकर Al2O3 प्लस 2Fe बना रहा है। कह रहा है कि ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है ना, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साफ साफ आपको दिख रहा है कि आपका जो ये आपका Fe और Fe2O3 है, तो यहाँ से आपको मालूम चल रहा है कि Fe क्या हो गया, यहाँ पे अलग कर दिया है और एल्युमिनियम इसके साथ अभिक्रिया कर दिया है। मतलब आपको मालूम चला कि एल्युमिनियम जो है ना, वो लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है। तो लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है तो लोहा को विस्थापित कर दिया। विस्थापित मतलब विस्थापन अभिक्रिया, बात खत्म। ऑप्शन डी। पहला आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया और डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापित कर दिया तो विस्थापन अभिक्रिया ना होगा। बस हो गया काम आप लोगों का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दूसरा देखिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। AgCl, PbNO3 ट्वाइस की, FeSO4 की, CaCO3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AgCl। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है क्या, AgCl होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि धोने के सोडा का देखिए रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम नहीं, रासायनिक सूत्र पूछ रहा है कि धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। NaSCO3, Na2CO3, 10H2O कि CaOCl2 कि NaOH। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन बी, Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र यही होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा, क्या बोल रहा है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है। बताइए, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है। 5.2, 6.3, 7.2 और 8.2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है क्या, 5.2। अम्लीय वर्षा का जल का जो pH मान होता है वो 5.2 होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा का है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान है। कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान क्या था। मेरे प्यारे विद्यार्थी, 0, 1, 7, 14। तो सबको मालूम है कि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। तो उदासीन का pH मान कितना होता है, 7 ही तो होता है। तो शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि लेड नाइट्रेट, देखिए क्या बोल रहा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस की, PbNO2 ट्वाइस की, PbO। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो जाए PbNO3 ट्वाइस होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन बताना कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल से, किससे, अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित है नहीं करती है। तो वही विस्थापित नहीं कर पाएगी जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होगी। बताइए, लोहा, जिंक की, कापर की, मैग्नीशियम। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी कापर, क्योंकि कापर जो है लोहा से कम अभिक्रियाशील है तो उसको विस्थापित थोड़ी कर पाएगा, अम्ल से नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है, फफोलेदार। देखिए क्या बोला है, फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा है। करा कि फफोलेदार तांबे जो होता है उसमें कापर की कितनी मात्रा होती है, 98 की, 2% की, 70% की, 30%। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 98% होता है। कितना, 98 होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि प्रोपेन। देखिए क्या बोला है कि प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र CH4 C3H8 C4H10 कि C2H6 होता है। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, C3H8 होता है। C3H8 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड, देखिए बताना आप लोगों को चारों ऑप्शन में से एल्डिहाइड कौन है। मेथनॉल है कि मेथनॉल है कि एथेनॉल है कि एथेन। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां, बताना एल्डिहाइड कौन है। तो मेथनॉल क्या है, मेथनॉल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें से एल्डिहाइड क्या है, तो मेथनॉल है। आगे प्रश्न तब पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों की 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। इसमें से बताना कि कौन चारों तत्वों में से कौन सा धात्विक तत्व है, बताइए। ठीक है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताए फास्फोरस, सीलियम, लिथियम कि सल्फर। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताना है कि धात्विक कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिथियम जो है ये लिथियम तत्व क्या होता है, धात्विक होता है। इसलिए 11 क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी बहुत सारे प्रश्न करना है हम लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या है, कह रहा है कि क्षारीय धातु, ये जो 4 ऑप्शन दिए दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से बताना है कि क्षारीय धातु कौन है। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कि बोरान की एल्युमिनियम, गैगियम कि कैल्शियम आपका सिल्वर की गोल्ड। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्षारीय धातु कौन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि क्षारीय धातु कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर, क्योंकि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम ये सभी क्या है, क्षार होते हैं। ठीक है, ये क्षारीय धातु हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेफड़े में, देखिए क्या बोला कि फेफड़े में जो शुद्ध रक्त आता है, शुद्ध रक्त आता है वो बाएं अलिंद में आता है कि दाएं अलिंद में, कि बाएं नीले में कि दाएं नीले में आता है। बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर क्या होगा कि फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त आता है वो कहाँ से आता है, बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं नीले में कि दाएं नीले में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या, बाएं अलिंद में, क्या, बाएं अलिंद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। कह रहा कि पादप, पौधे में जो जाइलम है उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन करने में, अमीनो अम्ल का वहन करने में कि ऑक्सीजन का वहन। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है तो जल का वहन करने में, जल का वहन करता है जाइलम। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, कह रहा है कि केवल जल में, अब क्या बोला है कि केवल जल में घुलनशील होता है। बताइए, केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के कि विटामिन सी। बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, केवल जल में घुलनशील होता है तो विटामिन सी होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कि मनुष्य के हृदय में, देखिए मनुष्य के हृदय में कोष्ठों या वेस्मो भी दे देता है, वेस्मो। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों या वेस्मो की संख्या होती है कितनी, 1, 2, 3 की 4 होती है। बताए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 4। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों या वेस्मो की संख्या कितनी होती है, 4 होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, क्या है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, 24, 28 के 32। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20। क्या होती है, 20। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर क्या है, 17 है। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 18 की तरफ देखेंगे। और प्रश्न नंबर 18 है यहाँ पे, देखिए प्रश्न नंबर 18 है कि पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। कह रहा है कि पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है उत्सर्जी वज्र पदार्थों का संवहन, कि जल का संवहन, कि भोजन का संवहन, कि अमीनो अम्ल का संवहन। तो पादप में जाइलम का भी कार्य हम देखे हैं कि वो जल के संवहन के काम आता है। किसमें, जल के संवहन के काम आता है। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, कि केंद्रिका में, कि केंद्रक में पाया जाता है। बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डीएनए पाया जाता है, सबको मालूम है कि केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20वां, क्या है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होता है, वाय दल, कि अंडाशय होता है, कि परागकण होता है, कि बीजांड होता है। बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पराग कोश में होता है, क्या होता है, वाय दल, अंडाशय, परागकण, की बीजांड होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परागकण, पराग कोश में परागकण होता है। ठीक है, बस ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निषेचन, देखिए कह रहा है कि निषेचन के बाद फल में बदलता है। कह रहा है कि निषेचन के बाद फल में क्या बदलता है, वाय दल बदलता है, कि पुंकेसर बदलता है, कि अंडाशय बदलता है, कि बीजांडासन बताइए, बीजांडासन बदलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो निषेचन के बाद फल में बदलता है तो अंडाशय जो है फल में बदल जाता है निषेचन के बाद। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है आपका 21 हो गया ना, 22 देखिए 22 अगला प्रश्न है, क्या है
द्विनिषेचन पाया जाता है? कह रहा है द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पादपों में, कि आवृत बीजी पौधों में, कि केवल जलीय पौधों में? बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो द्विनिषेचन पाया जाता है आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है द्विनिषेचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मेंडल के अनुसार, किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे, देखिए मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जो जीन प्रारूप होता है वो क्या होता है? कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कि दोनों स्मॉल टी, की स्मॉल टी कैपिटल टी होता है? बताइए, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जो जीन प्रारूप होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्मॉल टी क्या होता है? दोनों स्मॉल टी होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि डार्विन, अब किसके अनुसार? डार्विन के अनुसार। अब कह रहा है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की जो उत्पत्ति होती है वो प्राकृतिक वर्ण से होती है, कि उत्परिवर्तन से होती है, कि प्रसंकरण से होती है, कि उपार्जित लक्षणों से होती है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डार्विन के अनुसार जो नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है ना, वो उत्परिवर्तन से होती है। उनका कहना था कि उत्परिवर्तन से होती है नई प्रजातियों की उत्पत्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट जाइगोट। देखिए क्या लिखा है? जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, कि 3x, कि 2x, की x। बताइए जाइगोट में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2x होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितना? 2x। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x होती है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विकासीय, देखिए क्या रहा है? विकासीय दृष्टिकोण से जो हमारी किससे अधिक समानता है? कह रहा विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? बताइए, चीन के विद्यार्थियों से, कि चिंपैंजी से, कि मकड़ी से, कि जीवाणु से? बताए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिंपैंजी से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है? समजात अंगों का उदाहरण है। बताए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समजात अंगों का उदाहरण है कि हमारा हाथ कुत्ते के हाथ के अग्रपाद है, कि हमारा दांत कुत्तों की हाथी के दांत, कि आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, की उपयुक्त सभी। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 27 समजात अंगों का उदाहरण है। तो देखिए ये सभी समजात अंगों के उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन डी जो है किस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही ज्यादा IMP इसको तैयार करके ही आप पहुंचिएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है? F बराबर R/2, F बराबर 2R, कि R बराबर F/2, कि F बराबर R। बताए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा, F बराबर R/2। अगर ये नहीं रहता तो एक ऑप्शन ये होता R बराबर 2F। इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन देता है तो R बराबर 2F होगा, या तो F बराबर R/2 होगा। तो हालांकि ये दिया तो यही राइट होगा, अगर ये नहीं दिया तो ये दिया जरूर दिया होता। ठीक है, तो दोनों आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है कि प्रकाश का वेग जो है वो निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? वायु में, जल में, कांच में, कि निर्वात में? बताइए कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में, निर्वात में सबसे ज्यादा अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30वां है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब F होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तभी हमने कहा कि देखिए F बराबर, अभी फॉर्मूला देखे थे, R/2 होता है, तो R हमको दिया है कितना यहाँ पे 32, तो 32 का आधा कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, बस तुरंत हो गया। ठीक है, चलिए आई होप के लिए इससे एक प्रश्न जरूर बनता है, एक प्रश्न यहाँ से बनता जरूर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश, देखिए श्वेत प्रकाश की बात कर रहा है, जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है किन रंगों का? लाल रंगों का, कि बैगनी रंग का, कि पीले रंग का, कि हरे रंग का? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है किन रंगों का? तो बैगनी रंग का अधिक विचलन होता है। ठीक है, और कम होता है किसका? लाल का होता है। तो कम भी याद करिए, ज्यादा किसका होता है? बैगनी का होता है। तो यहाँ पे हमको सर्वाधिक पूछा तो बैगनी ही करूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्रांति कोण है ना, क्रांति कोण का मान जो होता है वो अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, नीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए। बताइए क्रांति कोण का जो मान होता है अधिकतम होता है किन रंगों के लिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाल रंगों के लिए। किनके? क्रांति कोण का मान जो अधिक होता है किसके लिए? लाल रंगों के लिए होता है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके ही आप पहुंचिएगा एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है 32 और 33 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 33
ठीक है, कि कांच का अपवर्तनांक, अब बोला है कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए कि पीले रंग के लिए। बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होगा राइट आंसर। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए, ऑप्शन बी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, कह रहा है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा कि समतल दर्पण द्वारा कि अवतल लेंस द्वारा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी जो है ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अवतल दर्पण द्वारा ही किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी और प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अस्पष्ट अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, देखिए अस्पष्ट बोलेगा तो स्वस्थ नेत्र, या तो स्वस्थ नेत्र बोलेगा तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है अनंत 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की 25 सेंटीमीटर। तो या तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा या तो स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी पूछेगा, तो 25 सेंटीमीटर ये आंसर आपको देना है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मनुष्य के, क्या बोला है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। अगर आपका आंख स्वस्थ है, ठीक है, तो उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, रेटिना से आगे बनता है कि रेटिना के पीछे के अनंत पर बनता है। तो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ है, रेटिना पर बनता है। 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 देखिए, कह रहा है कि स्वस्थ आंखों के लिए दूर, देखिए अब यहाँ पे दूर बिंदु पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु होता है कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अनंत। कुछ लोग 25 मार देंगे, नहीं, तो 25 सेंटीमीटर ये होता है कि स्वस्थ आंखों के लिए यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछता, तब तो यहाँ पे दूर बिंदु पूछा है, तो दूर बिंदु अनंत पर हो जाएगा। 37 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु, भाई यहाँ बहुत दूर तक हो सकता है, हम चंद्रमा को देख लेते हैं, सूर्य को देख लेते हैं, बहुत दूरी होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 जो है कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है कि अगर आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर करने के लिए किस दर्पण का या किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण कि अवतल लेंस। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो निकट दृष्टि दोष से भाई अवतल लेंस का ही प्रयोग करेंगे, ये दूर दृष्टि दोष रहता तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं उसको दूर करने के लिए। ठीक है, 38 क्लियर होगा। 39 आइए, 39 कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का। बताइए 39 जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम, तो अभी हमने बताया जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अधिकतम विचलन किन रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 39 का। ठीक है, चलिए 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है। बताइए 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है, 10 पे पावर 9 ओम, 10 पे पावर 6 ओम कि 10 पे पावर -3 ओम कि 10 पे पावर 1 ओम। तो बताइए 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है, तो 10 पे पावर -6 ओम होता है, 10 पे पावर -6 ओम होता है 1 माइक्रो ओम बराबर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 40 था ना, 41 है। 41 क्या है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट कि 756 वाट। बताइए एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वाट, ओम की वोल्ट। सबको इसमें बताने वाली कोई बात थोड़ी है, तो आप लोगों को रट जाना चाहिए कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 42 था। ठीक है, और 43 की तरफ चलिए बढ़ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 43 कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है, ये पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 3600 कि 36 गुणे 10 पे पावर 3 कि 3.6 गुणे 10 पे पावर 5 कि 3.6 गुणे 6 पे पावर 6। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो ऑप्शन डी 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 43 था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ओम प्रति सेंटीमीटर कि ओम सेंटीमीटर कि वोल्ट। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। बताए ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, आई बराबर वी आर कि आर बराबर वी आई कि वी बराबर आई आर कि नन ऑफ दिन में से कोई नहीं। तो ओम का नियम का सूत्र यही होता है, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, वी बराबर आई इंटू आर होता है। रट जाइए, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, हमने करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 46
कह रहा है कि बिजली के बल्ब का जो तंतु जो फिलामेंट होता है वो बना होता है किसका, नाइक्रोम का, स्टील का, कि टीन का, कि टंगस्टन का, बताइए। तो बिजली के बल्ब का जो तंतु फिलामेंट बना होता है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 46 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर 7 देख लेते हैं। 47 क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला, ओम, की एम्पियर, की वोल्ट एम्पियर, बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। क्या है 47 है ना। हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, टेस्ला है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 कि विद्युत धारा, देखिए अब कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति पूछा है, युक्ति को कहते हैं तो जनित्र, गैल्वेनोमीटर, की एमीटर, की मीटर कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। ये तो आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था, हमने करा रखा है इसको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है 48 जनित्र होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में 49 क्या है, ठीक है, कह रहा 49 कि एक गतिमान आवेश जो है उत्पन्न करता है, कोई एक गतिमान है आवेश वो उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों की उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 49 है, बताइए 49 के लिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एक गतिमान जो आवेश होता है ना वो चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर लास्ट है 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या है कि विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। करा कि विद्युत जो मोटर है रूपांतरित करता है किसको, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। बताइए, जो विद्युत मोटर है वो रूपांतरित करता है। सबको मालूम कि विद्युत मोटर रूपांतरित करता है किसको, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बता दो आपको, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में आप लोगों का रूपांतर करता है क्या, विद्युत मोटर करता है। तो आई होप क्लियर हो गया था। 50 प्रश्न हमने बताया ना, 50 से बाहर कोई बहुविकल्पी थोड़ी जाएगा, इसमें से ही समाहित है। अगर आपने देख लिया तो कल के पेपर में पूरा का पूरा फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के तीनों को बहुविकल्पी करके चले आएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।